चलो तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न विथ वाइट लाइट। तो अभी तक हम लोग मोनोक्रोमेटिक सोर्स लगाते थे सेम फ्रिक्वेंसी का। अगर उसकी जगह पे वाइट लाइट यूज़ करेंगे तो क्या होगा भाई? तो वाइट लाइट के अंदर सारे 7 विजिबल कलर्स जो होते हैं वॉयलेट से रेड के सारे मिक्स होते हैं, है ना। और जब सब एक साथ आते हैं तो हमको वाइट दिखता है, ठीक है। और जो अगर तुमको कोई कलर दिख रहा है, मान लो मेरी टी शर्ट येलो दिख रही है, मतलब कारण क्या है? ये टी शर्ट येलो छोड़ के बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले रही है और येलो को रिफ्लेक्ट करके तुम्हारी आंखों तक पहुंचा रही है, ठीक है ना। तो जो वेवलेंथ रेंज है वो 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से 7000 एंगस्ट्रॉन्ग का होता है। तो इसमें जो अलग अलग कंपोनेंट होंगे, हर कंपोनेंट का अपना अलग अलग इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। तो सेंटर पे क्या होगा? सेंटर पे देखोगे तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि सेंटर के लिए जितने भी तुम्हारे कंपोनेंट हैं सबका जो पाथ डिफरेंस होगा वो 0 होगा, तो सबका सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पे ही बनेगा। तो वहाँ अपन को क्या दिखेगा? एक ब्राइट स्पॉट, ठीक है। उसके बाद जैसे ही अपन आगे पीछे जाएंगे तो क्या होगा? वहाँ पे ओवरलैपिंग होगी अलग अलग कलर की, ठीक है। और ओवरलैपिंग की वजह से क्या होगा? तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे, थोड़ा रिलेशन क्या है। रिलेशन क्या है भाई? तो जो अपन फ्रिंज विड्थ देखे थे वो क्या था? बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, यही था ना। तो ये जो फ्रिंज विड्थ होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, ठीक है। मतलब जिसका वेवलेंथ जितना ज़्यादा उतना उसका फ्रिंज विड्थ, ठीक। अब वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है तो मतलब वॉयलेट का फ्रिंज विड्थ सबसे कम होगा, ठीक है ना। और रेड का सबसे ज़्यादा होता है, रेड का फ्रिंज विड्थ ज़्यादा, ठीक है। तो क्या होगा कि अपने को जो सेंट्रल वाइट फ्रिंज मिला है ना वो उसके लेफ्ट और राइट, मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे जैसा समझना चाहो समझो, अपने को क्या दिखाई देगा? सबसे पहले ये लैम्डा से इसका कम है वॉयलेट का, तो वो वॉयलेट कलर का फ्रिंज अपने को दिखाई देगा, ठीक है। और सबसे दूर में हमको रेड दिखने वाला है क्योंकि दूर तक दिखेगा एक तरीके से। और उसके बाद क्या होगा कि ऐसे कुछ अपन लेवल्स तक आगे जाएंगे और ये फ्रिंजेस जो हैं वो ओवरलैप करने लगेंगी। और ओवरलैपिंग की वजह से क्या होगा कि जो इल्यूमिनेशन है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। फिर अपन जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं एक का मिनिमा बना तो वहाँ पे दूसरे का हो सकता है मैक्सिमा बन गया हो। तो इस कारण से ओवरलैपिंग की वजह से जनरल इल्यूमिनेशन देखने को मिलेगा। इंटरफेरेंस पैटर्न अपन ज़्यादा दूर तक ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। तो ये वाइट लाइट की कहानी थी, ठीक। अब इसके बाद हम लोग थिन फिल्म में इंटरफेरेंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। अब इसमें सबसे पहले ये समझना है कि थिन फिल्म होता क्या है। तुमने सोप बबल देखा होगा। तो अगर बबल को हम एक लेयर बनाएं, या जैसे सोप में अगर हम डिप करके किसी वायर, सर्कुलर वायर को ऐसे डिप करके निकालें तो उसमें एक फिल्म लेयर जम जाती है सोप की। वो जो है ना वो थिन फिल्म का काम करेगी, ठीक है। अब लाइट के वेवलेंथ के कंपैरिजन में तो उसका भी साइज कुछ है ना। और लाइट की वेवलेंथ से तो ज़्यादा ही है, हाँ या नहीं। तो अब उस फिल्म में वो ऐसा बिहेव करेगी ना कि उसके 2 लेयर्स हैं, वो एक 2 लेयर की तरह बिहेव करेगी। ये अपर लेयर है और ये लोअर लेयर है। समझ में आ रही है बात? वो इतना पतला सा जिसको तुम अपनी नेकेड आई से ऑब्जर्व ढंग से नहीं कर पाओगे उसकी विड्थ को, बट वो भी कुछ इस तरीके से लाइट को दिखेगी। तो अगर लाइट यहाँ से आएगी तो क्या होगा? कुछ रिफ्लेक्शन होगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा, फिर यहाँ से फिर उसका क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो 2 टाइप की रेज मिलेंगी, एक अपन को यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वाली मिलेंगी और एक यहाँ पे ट्रांसमिटेड मिलेंगी। जो रिफ्रैक्ट होके आई यहाँ रिफ्लेक्ट होके आई, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड वाली ऐसा हो सकता है ना कि एक लाइट रे आई ऐसे, ठीक है, इसका हो गया रिफ्लेक्शन, ठीक है कि नहीं। और कुछ जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होके आगे बढ़ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे भी होगा क्या? रिफ्लेक्शन। और उसके अलावा यहाँ पे ऐसे निकलना चाहिए अवे फ्रॉम नॉर्मल होके, वो इसके पैरेलल ही निकलेगी, ठीक है। फिर क्या होगा? यहाँ पे फिर से होगा रिफ्लेक्शन, फिर ये यहाँ पे निकलेगी ऐसे। और यहाँ पे जो होगा ये अगर अपन देखें ऐसे तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी और ये ऐसा मिलेगा, ठीक है। सो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है और ये हमारी ट्रांसमिटेड रेज हैं जो रिफ्रैक्शन के बाद बाहर निकली हैं।
तो इनके बीच में भी तो इंटरफेरेंस हो सकता है, इनके बीच में भी हो सकता है। विथ और बड़ा होता तो और सारी रेज निकलती, तो इंटरफेरेंस हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लाइट सोर्स है वो तो एक ही है, ये लाइट सोर्स है, और ये एक ही लाइट सोर्स से आ रहे हैं, मतलब वो कोहेरेंट सोर्स का काम करेगी और इनमें इंटरफेरेंस होना पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट ही यूज़ करने वाले हैं। समझ में आई बात? तो अगर नॉर्मली तुम देखोगे तो तुम अगर बबल को लेना, ऐसे सोप बबल को, और उसको किसी लाइट सोर्स की तरफ करके देखोगे तो तुमको वो पूरा इंद्रधनुष का कलर दिखता है। कभी कोई बचपन में ऑब्जर्व किया हो तो बबल अगर तुम फूकते थे, बबल निकलता था, वो बबल में पूरे कलर्स दिखते थे, है ना, बहुत सुंदर दिखता था। तो अभी भी दिखता है, तो अभी ट्राई करोगे तो दिखेगा ना। ठीक है। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारा एक पैरेलल अपना थिन शीट है, थिन फिल्म है, जिसका थिकनेस हम लोग T एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात से? तो अब यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं। ठीक, और उसके बाद क्या हो रहा है कि भाई लाइट रे जो आई वो पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो रहा है कंटिन्यूसली इसमें। तो मैं इन सारे पॉइंट्स को हम लोग पहले नेमिंग कर लेते हैं। तो ये एस सोर्स से लाइट आ रही है, अब सोर्स से लाइट आई, फिर यहाँ पे उसका ये पॉइंट ए मान लो, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया। ठीक है, अच्छा, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉल आर हो गया, और फिर ये कुछ रिफ्लेक्टेड रे निकली, मान लो ये रिफ्लेक्टेड रे R1 है। ठीक, फिर यहाँ से ये रे आगे गई और ये ट्रांसमिट होके बाहर निकली, मान लो इसको T1 है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, ये यहाँ गई, और यहाँ के बाद क्या हो, ये रिफ्लेक्ट होके निकली, और यहाँ ये रिफ्रैक्शन होके ये निकल गया अपना R2। ठीक है, क्योंकि इसको देखोगे ये सारी रेस तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये इस पे आके रिफ्लेक्ट होके ही आई हैं, और ये ट्रांसमिट होके निकली हैं, तो ये यहाँ पे अपना T2 है। ठीक है, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D है। ठीक, ये हमारा एयर है मान लो, और अंदर में ये हमारा ऑयल है। कैसे एयर ऑयल इंटरफेस बनाया जा सकता है? अगर अपन वाटर में ऑयल रख दें तो वो ऊपर बहुत पतली लेयर बनाएगा, तो ये ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। बताओ इसमें किसी कोई दिक्कत है तो बोलो। तो यहाँ पे हमारे पास दो सेट हैं, एक R1 R2 ऐसे ही करके और भी बहुत सारे होंगे, है ना। तो ये हमारे रिफ्लेक्टेड रेस का सेट है R1 R2, और ये ट्रांसमिटेड रेस का सेट है T1 T2। ठीक है कि नहीं, बताओ। तो अगर इन रेस को अपन अब यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करके, डबल कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करके इनको फोकस कर दें तो हमको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा। ठीक है ना, तो हम इसी इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए कंडीशंस डिराइव करेंगे आज। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, चलो रिफ्लेक्टेड लाइट के साथ क्या हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें लिखो इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा तुम लोगों को बहुत ही कंफ्यूजिंग लग सकता है, क्योंकि इसका डेरिवेशन किसी बुक में मिलेगा नहीं, तो हम लोग अभी करेंगे इसको। मैथ्स का काफ़ी अच्छा आइडिया होना चाहिए तुमको, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही बेसिक वाली। ठीक है, तो देखो भाई R1 और R2 की बात हो रही है। ठीक है, अब अपने को सबसे इंटरफेरेंस के लिए क्या चाहिए, पाथ डिफरेंस चाहिए। तो R1 और R2 के लिए अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये जो पॉइंट C है, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से अपनी आंखें खोल के देखो, क्या दिख रहा है तुमको कि भाई ये जो R1 है और ये जो R2 है, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को देखें तो डिफरेंस कितना है इनके डिस्टेंस में। तो इनके डिस्टेंस में टोटल डिफरेंस कितना है, देखो ये AB और ये BC। ठीक है, ये किसके अंदर है, ये किस में है, ये ऑयल के अंदर है, मीडियम में है, और वो जो इस पॉइंट को अपन E मान लेते हैं। सो ये AE अपन को उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हमको पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों रेस सेम डिस्टेंस पहुंचने के लिए ये कितना ट्रेवल कर रही है R2, ये AB प्लस BC ट्रेवल कर रही है, और ये कितना आगे चला जा रहा है AE। तो दोनों में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, AB प्लस BC माइनस AE। हाँ या नहीं, समझ रहे हो ना, बस लेंथ का डिफरेंस ही निकाल रहे हैं हम लोग। तो अगर हम पाथ डिफरेंस P की बात करें तो कितना होगा, AB प्लस BC, ये किस में है, इन ऑयल। ठीक है, या फिर
थिन फिल्म ले लेते हैं, थिन फिल्म है, किसी भी थिन फिल्म के लिए ये एप्लीकेबल होगा, और माइनस AE ये किस में है, इन एयर है, ठीक है कि नहीं, बताओ इस बात में किसी कोई दिक्कत। अब अगर मुझे ये जो थिन फिल्म में हुआ है ये, इसमें अगर मैं म्यू मल्टीप्लाई करूं तो ये एयर में आ जाएगा, ठीक है, AB प्लस BC माइनस AE। अब मैं दोनों के लिए इन एयर नहीं लिख रहा हूं, तुम लोग खुद समझ सकते हो कि ये एयर में है, ठीक है कि नहीं। अब हमको इस वैल्यू को निकालना है, ठीक। अब यही है सबसे मेहनत का काम यहाँ पे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, तो हम पहले AB निकाल सकते हैं क्या, अच्छा, तो ये वाले लाइन को अगर पूरा खींच दें तो ये वाले ट्रायंगल को अगर हम देखें तो ये एंगल R है, ये AB है, और ये A और ये पॉइंट अगर मान लो कोई आर्बिट्री पॉइंट ले लो M, तो ये AM अपना कितना है, T है ना। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं cos R लिखूं, क्योंकि ये बेस है, बेस मेरे को मालूम है, हाइपोटेनस मालूम है, तो यहाँ पे मैं अगर cos R लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, cos R क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब T अपॉन हाइपोटेनस कितना है मेरा, AB, ठीक है कि नहीं, बताओ। अच्छा, और ये अगर एंगल R है तो ये वाला एंगल भी तो R होगा ना, और अगर यहाँ पे ऐसे मैं ड्रॉ करूँ तो फिर से ये AB हो गया, अब ये R हो गया अपना, अच्छा ठीक है, ये T है यहाँ पे भी, तो इधर वाला भी देखें तो यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ है तो ये वाला एंगल भी तो स्मॉल R आएगा, ठीक है भाई, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल सेम होता है ना, तो ये R होगा। सो फिर से ये BC भी अपने को यही मिलेगा, मतलब AB को यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, T अपॉन cos R, और यहाँ से BC भी पा गए हम लोग T अपॉन cos R। बताओ समझ में आया कि नहीं, ठीक है, ये R है, ये R होगा पैरेलल वाला, वो क्या ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टी से, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो सेम होना ही है, ठीक है, तो ये R हो गया, तो ये AB और BC निकल गया। बताओ किसी को इससे कोई दिक्कत है क्या। अच्छा, इस पॉइंट को अगर मैं P ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये जो AC है, अगर मैं AC को देखूँ तो मैं AC को पा सकता हूँ कैसे, मैं ये AP निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा, ये वाला R का यूज़ करके इस ट्राइंगल में, और PC निकाल सकता हूँ इस ट्राइंगल से, हाँ या नहीं, ठीक है। तो पहले मैं बात करता हूँ ट्राइंगल ABP में, तो ABP में देखोगे मुझे ये चाहिए और ये मालूम है, ये एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाँ ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan, तो क्या लिखेंगे हम लोग, tan R, tan R क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है अपना AP और बेस कितना है अपना T, तो AP अपॉन T, तो यहाँ से अपने को AP, तो यहाँ से अपने को AP कितना मिल गया, T tan R, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब दूसरे ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल PBC, इसमें भी सेम सेट बन रहा है ना, ये एंगल R है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये PC को भी मैं T tan R ही लिखूंगा, ठीक है कि नहीं, बताओ। अच्छा, तो टोटल जो डिस्टेंस है AC, ये 2T tan R हो जाएगा कि नहीं, बताओ, पक्का। अच्छा, तो ये डिस्टेंस अगर मुझे AC मालूम है और मैं इस एंगल की बात कर, इस ये राइट 90 डिग्री है, ध्यान से देखना, ये 90 है, ये AC मेरे को मालूम, मुझे ये AE चाहिए, तो किसी तरीके से यहाँ का एंगल पता चल जाता तो देखो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी I होगा कि नहीं भाई, ये रे आई, ये गई, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन एंगल सेम हो गया, तो ये दोनों I हो गए। अब अगर ये नॉर्मल है, ये I है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस I होगा कि नहीं, ठीक है ना, ये एंगल 90 माइनस I, ये नॉर्मल है, ये एंगल I है, तो ये बचा वाला 90 माइनस I, ठीक। अच्छा, अब ये ट्राइंगल ACE, ट्राइंगल ACE में देखो, ACE में अपने पास क्या है, ये यहाँ पे है, इसके लिए ये हाइपोटेनस है और ये साइड बेस है, ठीक है, दिख रहा है ना, जिससे बनता है एंगल वो बेस होता है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ cos 90 माइनस आई, तो cos 90 माइनस आई कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है भाई AE और हाइपोटेनस कितना है AC, तो AE अपॉन AC। अच्छा, cos 90 माइनस आई क्या हो जाएगा, sin I, तो sin I इज इक्वल टू AE अपॉन AC। AC मेरे को मालूम है 2T tan R,
तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ई इज इक्वल टू साइन आई इंटू 2t tan r। बोलो कोई दिक्कत? तो ये क्या हो जाएगा 2t साइन आई, अच्छा, और tan r को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन r अपॉन कॉस r। ठीक है कि नहीं? अच्छा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है साइन आई है, अगर नीचे एक साइन r होता, नीचे एक साइन r होता तो साइन आई बाई साइन r, स्नेल्स लॉ से म्यू बन जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे साइन r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर सकते हैं, इसकी तो छूट है हमको। तो ये क्या हो जाएगा 2 म्यू t, और ये क्या हो गया साइन स्क्वायर r अपॉन कॉस r। बोलो कोई दिक्कत इस बात से? अच्छा, तो अब हमको ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, ए ई मिल गया, सबको पुट करते हैं। चलो, तो ये म्यू हो गया, ए बी कितना है भाई टी टेन आर, टी अपॉन टेन आर, और बी सी कितना टी अपॉन टेन आर। दोनों को ऐड करूंगा तो 2t अपॉन, सॉरी टेन नहीं कॉस आर है, तो 2t अपॉन कॉस आर लिखूंगा, और माइनस ए ई का वैल्यू क्या है 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर। ठीक है कि नहीं बताओ? तो यहाँ से 2 म्यू टी दोनों में कॉमन है, कॉस आर भी कॉमन है, निकाल देते हैं इसको बाहर। 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर कॉमन निकल, यहाँ से क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा माइनस साइन स्क्वायर आर। बोलो ठीक है ना? अच्छा, तो ये 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर, और ये एक 1 माइनस साइन स्क्वायर आर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर आर। तो एक एक कट जाएगा, तो अपने को मिला क्या पार्ट डिफरेंस 2 म्यू टी कॉस आर। बताओ ये बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो ये हमने पार्ट डिफरेंस निकाला 2 म्यू टी कॉस आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये तो ठीक है, ये तो जो लेंथ ट्रेवल हुआ ये है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद π/2 का एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि इमेज इन्वर्ट हो जाती है रिफ्लेक्शन के बाद, याद है? तो अगर इमेज इन्वर्ट हो गई है तो 180 डिग्री का या फिर π/2 का एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस आएगा। ठीक है, वो तो फेज डिफरेंस आएगा, पाई का फेज डिफरेंस आएगा 180 डिग्री का। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा 2 पाई में लैम्डा होता है पाथ डिफरेंस, 2 पाई एंगल में लैम्डा होता है वेवलेंथ। अगर पाई है तो λ/2 होगा ना, तो इसका मतलब इसमें एक एडिशनल पाथ डिफरेंस ऐड हो जाएगा रिफ्लेक्शन की वजह से फ्रॉम डेंसर मीडियम, और वो कितना होगा, वो हो जाएगा जो नेट पाथ डिफरेंस अपने को मिलेगा, वो अपने को कितना मिलेगा, वो मिलेगा 2 म्यू टी कॉस आर प्लस λ/2। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि रिफ्लेक्शन हुआ है, और जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तो एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में नहीं होता, ध्यान रखना। और यहाँ ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ये TIR है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहे हैं, ध्यान रखो, याद करो। ठीक है, तो यहाँ पे λ/2 का पार्ट डिफरेंस ऐड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे होगा। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, सो एडिशनल ये λ/2 कहाँ से आया कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो पाई का फेज डिफरेंस आता है, इमेज अपोजिट हो जाती है, और इवन एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिवर्स होते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे हम λ/2 लेंगे, क्यों? क्योंकि 2 पाई में लैम्डा होता है, तो पाई में कितना होगा λ/2। ठीक है कि नहीं? बताओ इसमें कोई दिक्कत? तो ये अगर हमने पाथ डिफरेंस निकाल लिया जो नेट है, तो बस अब ब्राइट और डार्क फ्रिंज की कंडीशन तो निकालनी है। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होता है, ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारा जो पाथ डिफरेंस होता है वो n लैम्डा के इक्वल होता है, याद है ना, ये पहले कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर ब्राइट फ्रिंज क्या होगा, जो पाथ डिफरेंस होता है वो n लैम्डा के इक्वल होता है। पाथ डिफरेंस कितना है 2 म्यू टी कॉस आर प्लस λ/2, ये इक्वल होगा n लैम्डा के। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू n लैम्डा माइनस λ/2। ठीक है, सो अगर यहाँ पे अपन लैम्डा कॉमन लें तो क्या मिलेगा, देखो 2 एलसीएम ले लेते हैं पहले,
तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये पूरा आ जाएगा। फिर अपन अगर लैम्डा कॉमन निकालें तो क्या λ/2 निकल जाएगा और 2n-1 मिलेगा। बताओ कोई दिक्कत? तो जब जब 2 mu t cos r जो है वो 2n+1 या 2n-1 जो भी हो, तुम चाहो तो 2n+1 भी ले सकते हो। ठीक है, अपन 2n+1 लेते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राइट फ्रिंज जो है वो कहाँ से शुरू होती है? सेंटर से। ठीक है, तो n की वैल्यू हम 0 रखना पड़ेगा हमको, या यहाँ 0 रखेंगे तो ये -1 मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, अपन 2n+1 ले सकते हैं, तो λ/2 2n+1। ठीक है, और जो यहाँ पे n की वैल्यू होगी वो 0, 1, 2 ऐसी कुछ भी हो सकती है। बताओ कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है ना। अच्छा, तो ये अपना ब्राइट फ्रिंज का कंडीशन हो गया। अब डार्क फ्रिंज के लिए देखते हैं। तो डार्क फ्रिंज के लिए यहाँ लिख लेते हैं, फॉर डार्क फ्रिंज क्या होता है भाई? डार्क फ्रिंज के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए होता है 2n-1 λ/2 या फिर 2n+1 λ/2 डिपेंडिंग ऑन n की वैल्यू। अब अगर n अपन 0, 1, 2 लिए हैं तो अपन 2n+1 यूज़ कर लेते हैं। तो ये 2 mu t cos r प्लस λ/2 जो है इक्वल होगा 2n+1 λ/2 के। ठीक है कि नहीं? λ/2 उधर जाएगा तो 2 mu t cos r जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2n+1 λ/2 माइनस λ/2। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा? 2n λ/2 मतलब कि n लैम्डा। तो ये जब भी 2 mu t cos r n लैम्डा के इक्वल होगा और n जो होगा वो 0, 1, 2 ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? डार्क फ्रिंज। समझ में आया? तो ये था हमारा, कब? जब हम बात करेंगे किसकी? रिफ्लेक्टेड लाइट की। तो इसमें इंटरफेरेंस जो देखने को मिलेगा ये। ठीक है, अब इसको नोट करो। फिर हम लोग जो ट्रांसमिटेड लाइट यहाँ पे निकल रही है ना, इन पे भी अगर कॉन्वेक्स लेंस लगा के इनको फोकस करें तो यहाँ भी इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि ये भी कोहेरेंट सोर्स जैसे बिहेव करेंगे। तो इसका भी कंडीशन डिराइव करेंगे। चलो, तो अब चलो ट्रांसमिटेड लाइट में भी निकाल लेते हैं इंटरफेरेंस। तो भाई इंटरफेरेंस इन, तो इसमें जो पाथ डिफरेंस होगा उसके बारे में तुम लोग एक चीज़ खुद नोटिस कर सकते हो कि कहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, कहीं पे हो रहा है ना। लेकिन क्या वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम है? दोनों के दोनों TIR हैं, क्योंकि बेटा डेंसर टू रेयर अगेन डेंसर टू रेयर। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पार्ट डिफरेंस तो ऐड नहीं होता है एक्स्ट्रा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस होगा अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। कारण तुम लोग समझ सकते हो कि 2 mu t cos r होगा। कैसे? तो देखो दोनों के लिए कंपेयर करना पड़ेगा अपने को। तो ये वाली लाइट जो है यहाँ से चली यहाँ तक, तो दोनों का सेम स्कीम है। ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, फिर यहाँ अपन करेंगे और बाकी सारा सब प्रोसीजर वही रहेगा। ठीक है, जो इधर के लिए किए हैं वही यहाँ होगा। तो ये अपने को करने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 2 mu t cos r होगा पार्ट डिफरेंस। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दो। नहीं है, बहुत बढ़िया। तो अगर दिक्कत नहीं है तो ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होगा? ब्राइट फ्रिंज के लिए n लैम्डा के इक्वल होगा, तो 2 mu t cos r इज इक्वल टू n लैम्डा होगा, तो ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। और अगर अपने को डार्क फ्रिंज चाहिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को 2 mu t cos r को 2n+1 λ/2 करना पड़ेगा। क्या ये बात किसी को तकलीफ दे सकती है? मेरे हिसाब से तो नहीं देनी चाहिए। ठीक है, अब तुम लोग खुद एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि क्या ये दोनों कंडीशंस अपोजिट हैं? जो अभी रिफ्लेक्टेड लाइट में निकाले थे उसका ठीक उल्टा यहाँ पे ट्रांसमिटेड लाइट में। ऑब्वियस सी बात है, डेट इज द बिकॉज ऑफ वो जो 90 डिग्री का 180 डिग्री का फेज डिफरेंस या फिर λ/2 का पार्ट डिफरेंस आ रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और जो ट्रांसमिटेड लाइट है ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब जो चीज़ अपन को ब्राइट दिखेगी रिफ्लेक्टेड लाइट में वो ट्रांसमिटेड लाइट में डार्क दिखेगी, और जो उधर डार्क दिखेगी वो इधर ब्राइट दिखेगी। क्या ये बात समझ में आई?
ठीक है, तो चलो इसको नोट करो। चलो तो अब देखते हैं इसमें कि जो थिन फिल्म है, अगर इसमें अपन वाइट लाइट का यूज़ करें तो क्या होगा। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट होती तो क्या मिलता, मस्त ब्राइट और डार्क फ्रिंज, कोई दिक्कत इस बात से किसी को। लेकिन अगर वाइट लाइट होगा ना तो तुम लोगों को एकदम मस्त रंग बिरंगा एकदम एक नंबर चीज़ दिखेगा, समझे। तो इसका रीज़न क्या है, तो ये जो 2 म्यू टी कॉस आर है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू पे, टी पे और आर पे। अब अपन टी और आर, ये जो डिस्टेंस है थिन फिल्म का, ये फिक्स कर सकते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी फिक्स कर सकते हैं, है ना। लेकिन म्यू जो है इसका क्या होता है, ये तो वेवलेंथ का फंक्शन है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। तो अलग अलग लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा, क्योंकि लैम्डा का रेंज 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम होता है। तो अपने को मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन अलग अलग पॉइंट में मिलेगी, समझ में आई बात। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम लोग देखोगे कि किसी जगह पे अगर 2 म्यू टी कॉस आर रेड लाइट के लिए लैम्डा के इक्वल आया, तो उसी सेम पॉइंट पे तुमको 2 म्यू टी कॉस आर जो है ब्लू लाइट के लिए 1.5 लैम्डा के इक्वल आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे ब्लू कलर बढ़िया रिफ्लेक्ट हुआ होगा और रेड कलर रिफ्लेक्ट हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि वो लैम्डा है उसका, ठीक है, पार्ट डिफरेंस, फेज पार्ट डिफरेंस, ठीक है, समझ में आई बात। तो हर जगह पे क्या होगा, अपने को कलर्स का मिक्सचर देखने को मिलेगा और हर प्लेस पे अलग अलग मिक्सचर रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि हर टाइप का एक ही, अगर सब जगह एक ही मिलता तो वाइट दिख जाता फिर तो वो, है ना। तो अलग अलग कलर्स मिलेगा। सो इसमें तुम लोग को एकदम वो पैलेट्स देखे हो, जैसे तुम लोग का एडोब फोटोशॉप में होता है, वो सब में पूरे अलग अलग कलर्स भरे होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे तुमको इंटरफेरेंस जो पैटर्न दिखेगा वैसे एकदम रंग बिरंगा दिखेगा, एक नंबर, मज़ा आ जाएगा देखोगे अगर तो कभी, ठीक है। सो इस क्लास में इतना ही, एंजॉय करो।